जोहार, नमस्कार। नमस्कार। हम कानून की बात में आपके साथ जब भी रूबरू होते हैं तो हमारी कोशिश यह होती है कि खास करके कल्याण संबंधी कल्याणकारी कानून जो हैं उनके बारे में आपको अवगत कराएं। उसमें किन किन चीज़ों को आपको जानना चाहिए ताकि आप अपना हक पा सकें, ताकि अदालतों तक पहुंच सकें और अदालतों से आप वो सारी सुविधाएं ले सकें जो सुविधाएं आपके लिए प्रोवाइड की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने नालसा, झालसा, स्टेट लेवल ये अथॉरिटी, राष्ट्रीय लेवल अथॉरिटी, जिला के लेवल पर जो विधिक सेवा प्राधिकार बना के रखा है, उन विधिक सेवा प्राधिकारों से कैसे आप मदद ले सकते हैं। किस तरह से आपको लगता है कि आप चूँकि डाउन ट्रोडन हैं इसलिए आपके पास पैसा नहीं है, इसलिए आप अदालत में अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, उसकी भी व्यवस्था है। आज हम फिर से बात करेंगे महिला हिंसा पर। महिलाएं जो सरस्वती हैं, दुर्गा हैं, लक्ष्मी हैं, जो मरियम हैं, उन महिलाओं के साथ हमारा जो अत्याचार होता है हम एक तरफ पूछते हैं और दूसरी तरफ उनके साथ कॉन्स्टिट्यूशन में, समाज में, परिवार में बराबरी का व्यवहार दिखाने के बावजूद जब हम सप्तपदी पर सप्त फेरे ले रहे होते हैं तो वहाँ फेरे हम भूल जाते हैं और उनके साथ हिंसा करते हैं, कभी किसी बहाने, कभी किसी बहाने। इसमें वो महिलाएं जो प्रताड़ित होती हैं वो कैसे राहत पा सकती हैं, कैसे न्याय पा सकती हैं। वो लोग जो प्रताड़ित कर रहे हैं, जो उस पर जुल्म ढा रहे हैं, कैसे उनको सज़ा मिल सकती है। वो महिला जो अपनी बात कहीं नहीं कह सकती है, उस महिला पर हिंसा देखने वाले लोग कैसे सूचना दे सकते हैं और कैसे उसको प्रोटेक्शन मिलेगा, कैसे उसको सारी सुविधाएं दी जाएगी। आज हम घरेलू महिला हिंसा पर घरेलू हिंसा पर बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए हैं झालसा में डिप्टी सेक्रेटरी हैं पुरुषोत्तम कुमार गोस्वामी जी। स्वागत है आपका। जोहार। एक तो सबसे पहले हम यह जानना चाहेंगे कि घरेलू हिंसा का मतलब क्या है। घरेलू हिंसा कानून जो बना वो क्यों बना, जबकि जो कानून है पहले से बहुत सारे कुछ बने हुए हैं, उसमें लगभग सब लोग प्रोटेक्टेड हैं। ये दो चीज़ों पर फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी, सबसे पहले तो कानून का जब निर्माण होता है तो कानून का निर्माण समाज की ज़रूरतों को देख करके ही होता है। समाज में जैसे परिवर्तन होते हैं उस परिवर्तन को कोप अप करने के लिए, उससे निपटने के लिए कानून में उस तरह से परिवर्तन किए जाते हैं या नए कानून लाए जाते हैं। इसको साधारण भाषा में हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जिस समय टेलीविज़न आया तो टेलीविज़न के साथ में क्या है कि उससे कुछ खराबी भी हुई, उसको मरम्मत करने की ज़रूरत हुई। तो उसके पहले अब उसको मरम्मत करने के लिए जो औजार चाहिए होगा वो औजार तो टेलीविज़न आने के पहले थे नहीं। तो उस तरह का औजार को फिर औजार का निर्माण हुआ, टेलीविज़न का निर्माण हुआ। उसको ठीक करने के लिए वो सूटेबल, हम कार को ठीक करने वाले औजार से तो टेलीविज़न को ठीक नहीं कर सकते हैं। तो एक बड़े जूरिस्ट ने कहा है, रॉस्को पाउंड ने, उन्होंने कहा कि लॉ इज़ इंस्ट्रूमेंट फॉर सोशल इंजीनियरिंग। ये सोशल इंजीनियरिंग जो है ये सामाजिक अभियांत्रिकी है कि जिस तरह की समस्या है, मशीन में जिस तरह की समस्या होती है उसके लिए उसी तरह का औजार यूज किया जाता है। तो ये जो समस्या डोमेस्टिक वायलेंस की एक समस्या है, इसको निपटने के लिए एक नए तरह की कानून की आवश्यकता थी। और हर एक कानून में एक प्रस्तावना होता है, वो प्रस्तावना उस कानून के नेचर को और उसका क्या पर्पस है उसको वो प्रस्तावित करती है। तो इसका जो पर्पस ये है इस अधिनियम का कि संविधान के अंतर्गत महिलाओं को जो जो अधिकार दिए गए हैं उसको और कितने प्रभावी तरीके से आप इसको सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, उसको गारंटी कर सकते हैं। अब ये कानून इसलिए भी लाया गया कि जो ज़्यादातर महिलाओं के प्रति जो हिंसा हो रही थी उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा था। तो एक ऐसा देखा गया कि ये हिंसा धीरे धीरे यही बड़ा रूप लेकर के 498 का केस या डॉरी डेथ का केस में ये कन्वर्ट हो जा रहा था। तो इस तरह घरेलू हिंसा को उसी जगह पर रोक दिया जाए, इसलिए इस कानून को बनाया गया। और इस तरह का प्रावधान जो था वो इंटरमीडिएट नेचर का, इमरजेंट नेचर का, इस तरह का प्रावधान पहले अन्य किसी अधिनियम में नहीं था। ये जो कानून है, इस कानून में सिर्फ महिलाएं ही प्रोटेक्शन पा सकती हैं या घरेलू हिंसा से संबंधित उसमें महिला सिर्फ नहीं लिखा हुआ है?
नहीं, इसमें तो ऐसा ये- है, हाँ, इसमें एक टर्म यूज किया गया जिसको एग्रीव्ड पर्सन, पीड़ित व्यक्ति या पीड़िता, इसके अंतर्गत वो वोमन आएंगी, वो वोमन ओनली वो वोमन आएंगी जो प्रतिवादी के साथ में घरेलू संबंध में रह रही हों या कभी भी किसी भी समय घरेलू संबंध में उसके साथ में रही हों, और वह जो है एक शेयर्ड हाउस होल्ड में साझा घर में रह रही हों, और वह प्रतिवादी से, रिस्पोंडेंट से या तो खून के रिश्ते से जुड़ी हुई हों या वैवाहिक रिश्ते से जुड़ी हों या विवाह के जैसे किसी संबंध, जैसे कि आजकल एक लिविंग इन रिलेशनशिप का कंसेप्ट है, उसमें रह रही हों, या फिर दत्तक के रिलेशनशिप यानी कि दत्तक पिता दत्तक पुत्री हो, या फिर ज्वाइंट संयुक्त परिवार में का एक सदस्य के रूप में रह रहे हों। तो इतने लोग इसमें से वो पीड़ित व्यक्ति इसमें से हो सकते हैं। उसको मोटा मोटी हम अपने दर्शकों को समझाने के लिए कहें कि चाची, काकी, नानी, मामी, दादी, ये सारे खून के जो रिश्ते हैं, इसके अलावा दत्तक जिसको कि हमने अडॉप्ट किया है, कानूनी रूप से अडॉप्ट किया है, वो सारे लोग उसमें सारे लोग शामिल होते हैं। और वह भी शामिल होते हैं जिनके साथ बगैर शादी के हम लिविंग रिलेशन में रह रहे हैं। तो लिविंग रिलेशन में रह रहे हैं तो वो क्लेम कैसे करेंगे? वो तो चूंकि दोनों की अंडरस्टैंडिंग है कि दोनों में कोई एक दूसरे के प्रति अकाउंटेबल नहीं होगा, रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। चूंकि एक खास फेज है जिस फेज में हम लोग साथ रह रहे हैं, वो फेज में आपको भी नीड है, हमको भी नीड है, इसलिए दोस्ती के तहत हम रहेंगे। तो क्लेम बनता है क्या? वो क्लेम बनेगा क्या? एकदम सही सवाल है। और इसीलिए इस अधिनियम में जहाँ जहाँ पीड़ित व्यक्ति और प्रतिवादी के बीच के संबंधों की बात कही गई है, वहाँ टाइम फ्रेम का बड़ा बारीकी से ध्यान रखा गया है। इसमें ये ध्यान रखा गया है कि पीड़ित व्यक्ति और प्रतिवादी, वो दोनों के बीच में जो घरेलू संबंध जो है, घर के तरह अगर रह रहा है, किसी शेयर्ड हाउस होल्ड साझा घर में, एक घर में रह रहा है, या तो रह रहा है या किसी भी समय रहा था, वो रहा होगा या रहा था, एक भी दिन के लिए दे रहा हो, तो वो उस परिधि में आ जाएगा और उसके लिए वो आवेदन कर सकता है। धारा 12 है के अंतर्गत में आवेदन मजिस्ट्रेट के कोर्ट में दाखिल कर सकता है। तो ये साझा घर जिसको आप कह रहे हैं, वो साझा घर क्या हुआ? साझा घर, हाँ, ये बहुत ही आवश्यक सवाल था। अब साझा घर में एक तो साझा घर है कि हम पति परिवार के साथ अपने मकान में रहते हैं। जी। एक साझा घर हुआ कि हम कहीं रह रहे हैं बड़ी सिटी में, तो वहाँ पार्टनरशिप में हमने, चूंकि हमारे पास कैपेसिटी नहीं है पे करने की, इसलिए दोनों लोग मिलकर के रह रहे हैं। लड़का लड़का भी हो सकता है, लड़की लड़की भी हो सकती है, लड़का लड़की भी हो सकती है, ये दोनों स्थिति में। तीसरा साझा घर हुआ जो गवर्नमेंट के क्वार्टर है, गवर्नमेंट के क्वार्टर हमको अलॉट हुआ, किसी को नहीं मिला है तो उसको कह दिया भाई ठीक है आपको अलॉट हो जा रहा है ना, तो वहाँ एक रिलेशनशिप डेवलप हुआ। तो साझा घर किसको कहेंगे और साझा घर में कौन कौन लोग वादी प्रतिवादी बन सकते हैं? बहुत अच्छा। साझा घर हर वो घर है जहाँ पर कि वादी प्रतिवादी जो है कभी भी एक दिन के लिए भी साथ में रहा हो, फिर से टाइम फैक्टर है, और चाहे वह घर जो है दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से उस पर मालिकाना हक हो, या उसमें वो रेंट किराए का मकान हो, साथ में कभी रहा हो, या वो दोनों में से कोई एक आदमी का मालिकाना हक हो, या कोई एक आदमी किराए पर लिया हो, और उसमें दोनों में से किसी वादी प्रतिवादी किसी का कोई भी इंटरेस्ट, राइट टाइटल इंटरेस्ट जो है उसमें उसका निकल रहा हो, और इसके साथ में अगर प्रतिवादी किसी ज्वाइंट फैमिली में रह रहा है, तो चाहे उस ज्वाइंट फैमिली में, संयुक्त परिवार में उस प्रतिवादी का कोई हक हो या ना हो, लेकिन उसके सिर्फ उस संयुक्त परिवार में सदस्य होने की वजह से भी वो जो घर में रह रहा हो, तो वो घर जो हो जाएगा शेयर्ड हाउस होल्ड हो जाएगा। अब एक बात ये कि आम तौर पर हिंसा की जो घटनाएं घटती हैं आम तौर पर, जी। वो एक तो दहेज है जी, कि ये नहीं लाई वो नहीं लाई वो है जी। दूसरा होता है कि लड़का नहीं पैदा कर रही है जी। और दूसरा ये कि बराबरी में बोल रही है जी, है ना जी। तो ये हिंसा किस में माना जाएगा और वो क्लेम कहाँ होगा, कैसे होगा? जी, हम दोनों चीज़ को एक एक करके बताते हैं सर। इसमें घरेलू हिंसा से तात्पर्य ये है कि जो पीड़ित व्यक्ति है, उसके प्रति प्रतिवादी का, रिस्पोंडेंट इसमें हमेशा एक वयस्क पुरुष ही होगा, तो या उसका कोई रिलेटिव होगा,
तो ये दोनों व्यक्ति अगर यदि ऐसा कोई भी कार्य करते हैं, कोई गतिविधि करते हैं या कोई निषेध ओमिशन करते हैं या कोई ऐसा आचरण करते हैं जिसका प्रभाव ये हो कि जो पीड़ित व्यक्ति है उसके अगेंस्ट में फिजिकल एब्यूज, शारीरिक दुराचार, सेक्सुअल एब्यूज, यौन दुराचार, वर्बल या इमोशनल दुराचार, कुछ बोल दे, शब्द शाब्दिक या भावनात्मक दुराचार, या फिर इकोनॉमिक एब्यूज कि आर्थिक स्थिति से कोई उसको परेशान किया जा रहा, तो इतने तरह के दुराचार होते हैं। जैसे फिजिकल एब्यूज में डांट डपट करना, अनावश्यक मारपीट करना जिससे कि पीड़िता को लाइफ लिम का मतलब कि उसको डर हो जाए, सेफ्टी का इशू हो जाए। सेक्सुअल एब्यूज में वो हर तरह का एब्यूज होगा जो सेक्सुअल एब्यूज की परिधि में आ सकता है, जिससे कि पीड़िता की डिग्निटी को यदि वायलेट कर रहा हो वो हर सेक्सुअल एब्यूज आएगा। वर्बल और इमोशनल एब्यूज में अगर कोई ह्यूमिलिएट कर रहा हो, नेम कॉलिंग कर रहा हो, डायन बोल रहा हो, इस तरह का हमारे झारखंड में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती है, तो वो इमोशनल एब्यूज में है। इंसल्ट कर रहा हो अनावश्यक रूप से। इकोनॉमिक एब्यूज के अंदर में कई चीज़ें हैं, जैसे कि अगर कोई ऐसा फाइनेंशियल रिसोर्स है जिसके लिए कि पीड़िता को जनरली उसको एक्सेस होना चाहिए, वो फाइनेंशियल रिसोर्स को यूज़ करना चाहिए एज ए डोमेस्टिक रिलेशनशिप में होने के कारण, घरेलू संबंध में होने के कारण, उससे यदि उसको डिप्राइव वंचित किया जाता है तो वो इकोनॉमिक एब्यूज हो गया। कहीं अगर उस बैंक लॉकर है, उसका शेयर है, इसको कोई अगर प्रतिवादी बेच दे रहा हो तो वो भी आर्थिक दुराचार के इस परिधि में आएगा। अगर कहीं शेयर्ड हाउस होल्ड में उसका एक्सेस को डिनाई कर दिया जाए तो ये भी इकोनॉमिक एब्यूज के परिधि में आएगा और आर्थिक दुराचार के परिधि में। तो इतने तरह के दुराचार जो है इसमें परिभाषित हैं। नहीं, इसमें जो है उसमें आम तौर पर जो घरेलू में घरेलू हिंसा होती है जिस जो परिभाषा में आप ले आए, उसमें महिलाएं भी शामिल होती हैं। सास ननद तो ज़्यादा इस मामले में, अगर फुआ रह रही है या काकी रह रही है तो वहाँ वो लोग भी शामिल हो जाती हैं। तो उन लोगों को क्या टच किया गया है या नहीं किया गया, वो अकाउंटेबल बनाया गया कि नहीं? नहीं, इस अधिनियम में सामान्य रूप से वयस्क पुरुष को ही अकाउंटेबिलिटी दी गई है। और अगर इस तरह की उसकी जिम्मेवारी है कि माँ, चाची, काकी, नानी, भाभी अगर कोई उस पर दुराचार कर रही है तो वो उसको नहीं करने दे, उसको रोके, उसके साथ खड़ा हो। हाँ, इसमें जो जब धारा 12 के अंदर में आपने एक सवाल किया था कि आवेदन कहाँ करें, कैसे करें, उसको टच करके उसका हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस अधिनियम की धारा 12 में यह प्रावधान दिया गया है कि जो कौन आवेदन कर सकेगा। तो इसमें बड़ा ही अच्छा अधिनियम है। इसमें कहा गया कि जो पीड़ित व्यक्ति है, पीड़िता जो है, वो आवेदन कर सकती है। इस अधिनियम के अंदर में कुछ संस्थाएं हैं, उस संस्था में जैसे प्रोटेक्शन ऑफिसर, अभिरक्षा सुरक्षा पदाधिकारी, वो भी आवेदन कर सकता है अगर पीड़ित उससे आग्रह करे कि मेरे बिहाफ में आप एक आवेदन कर दीजिए। तीसरा, पुलिस अफसर कर सकता है। तो इतने लोग उसके बिहाफ पे आवेदन करेंगे धारा 12 में। जब आवेदन करेंगे तो उसमें 5 तरह के आदेश। पुलिस कैसे करेगा या प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है वो कैसे करेगा? जब तक हम जाएंगे नहीं उसके पास, पीड़िता उसके पास पहुंचेगी नहीं, उसको कहीं से मालूम हुआ तो वो कर सकता है ये कि हमको किसी ने सूचना दी, हमारा जो खुफिया है वो हमको बताया, हम जो गांव में रखे हुए हैं लोगों को, उसने हमको इन्फॉर्म किया कि भाई वहाँ ऐसा हो रहा है, तो अपना न्यायालय में आवेदन के लिए जाएगा। यहाँ जो महिला है उसके पास पड़ोस के लोग हैं, वो देख रहे हैं उनको हो रहा है। तो आमतौर पर झगड़ों में लोग बचना चाहता है कि हमारा नाम नहीं आया इसलिए हम क्यों सूचना दें, वो सूचना दे सकता है। तो इसमें कैसे? जी, अब बहुत ही अच्छा सवाल किया है। अभी हम लोग अपने अनुभव में देखते हैं कि कहीं पर कोई दुर्घटना हो जाती है तो लोग उस दुर्घटना को रिपोर्ट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि पुलिस का जो बिहेवियर होता है वो कुछ इस तरह का होता है कि जो सूचनादाता को ही प्रभावित करता है और लोग उससे बचना चाहते हैं, उसको बड़ा हरास किया जाता है पुलिस के द्वारा। तो यहाँ पर इसकी धारा 4 में लायबिलिटी एजुकेशन का एक क्लॉज है, जिसके अंतर्गत जो भी व्यक्ति इस किसी महिला के विरुद्ध जो घरेलू हिंसा हो रही है उसके प्रति यदि सूचना वो या तो न्यायालय में दे या फिर पुलिस को दे, तो उसमें उसको दीवानी और फौजदारी मामला उसके ऊपर नहीं किया जा सकता है और उसका लायबिलिटी को एक्सक्लूड कर दिया गया है। अगर गुड फेथ में वो जाके कोई भी व्यक्ति मतलब कोई भी व्यक्ति, चाहे वो अधिकारी हो या कुछ भी हो,
तो या एक नहीं, हम सामान्य आपसे आदमी फिर हो। इस पर जवाब चाहेंगे। जी, वो जी, इसलिए भी कि जो मोटर वाहन दुर्घटना है जी जी उसमें भी यह कहा गया है कि जो ले जाकर के पहुंचाएगा उसको जी। पुलिस तंग नहीं नहीं करेगी। करेगी तंग। लेकिन फैक्ट अब अभी जो व्यवहार में है वो जी। व्यवहार में ऐसा नहीं है। जी 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 सुधार हो रहा है, बहुत जी, धीमी जी, गति है। जी, जी, जी। उसी तरह से घरेलू महिला हिंसा में जो जी। आस पड़ोस के लोग हैं सूचना वही देने आएंगे। जी 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 सूचना देंगे, दुश्मनी तो होगी पुरुष जी, के स्वाभाविक रूप साथ, से, जी। ये स्वाभाविक रूप जी। से। तो उसके प्रोटेक्शन के लिए क्या है जी कि जी, अगर उसके प्रोटेक्शन के लिए धारा 18 में एक प्रोटेक्शन ऑर्डर जब कोर्ट इशू करेगी तो उसमें एक ये भी रिस्ट्रेन करेगी प्रतिवादी को, रिस्पोंडेंट को, जिसने कि घरेलू हिंसा कारित किया है महिला पीड़िता के अगेंस्ट में, कि आप उस पीड़ित महिला के डिपेंडेंट या जो भी कोई व्यक्ति इस तरह का सूचना देता है उसको आप परेशान नहीं करेंगे। और अगर वो परेशान करेंगे तो उस वैसी स्थिति में ऑफिसर इंचार्ज को जो जिस थाना क्षेत्र में महिला का घर होगा उस जुरिडिक्शन के थाना इंचार्ज को, एसएचओ को मजिस्ट्रेट डायरेक्शन देंगे कि आप इनकी सुरक्षा का ध्यान रखें। ये भी प्रोटेक्शन ऑर्डर में उस तरह का प्रावधान दिया गया है। आपने कुछ संस्थाओं के बारे में बताया जिनको अकाउंटेबिलिटी के लिए बनाया गया, वो काम करेंगे। कौन सी संस्थाएं हैं जो इसमें 3 तरह की संस्थाओं को रिकॉग्नाइज किया गया है जी। एक तो प्रोटेक्शन ऑफिसर है, दूसरा शेल्टर होम है और एक सर्विस प्रोवाइडर है। तो प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है इसके कुछ दायित्व हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स के दायित्व हैं और शेल्टर होम के दायित्व हैं। मैं एक एक करके जल्दी से इसे बताता हूँ। जो सर्विस प्रोवाइडर एक सूचना प्रदाता है या कोई ऐसी वॉलंटरी एसोसिएशन हो सकता है जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत में उसका रजिस्ट्रेशन हो, निबंधन हो, या एक कंपनी हो सकती है जो कंपनीज एक्ट 1956 में के अंतर्गत में वो कंपनी डिक्लेयर्ड हो, रजिस्टर्ड हो। लेकिन सबसे आवश्यक चीज़ ये है कि इन दोनों व्यक्ति को जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, इनका क्लॉज ये है, शर्त ये है कि ये लोग महिलाओं के अधिकार की रक्षा के लिए काम कर रहे हों, फ्री लीगल एड के लिए काम कर रहे हों, मेडिकल फैसिलिटी के लिए काम कर रहे हों, अदर फाइनेंशियल गतिविधि में काम कर रहे हों। तो वो सर्विस प्रोवाइडर जो है एक संस्था है जिसका कि दायित्व इसको रिकॉग्नाइज किया। सर्विस अथॉरिटीज को ये जो सेवा प्रदाता हैं उनको जो आपका लीगल सर्विस अथॉरिटी है उससे मान्यता प्राप्त होना जरूरी है। इसको राज्य रिकॉग्नाइज करती है। हाँ, तो राज्य तो एनजीओ रजिस्टर्ड करा है सोसाइटी एक्ट में, वो हो गया, या क्या नाम है आपको, क्या नाम है ये कंपनी एक्ट में जो आपने बताया कंपनी एक्ट में कराया वो हो गया, या ट्रस्ट में कराया ट्रस्ट में हो गया। तो फिर उसको जुडिशरी से या जुडिशरी के किसी भी सिस्टम से भी मान्यता लेने की जरूरत है क्या इस काम में? नहीं, उसको कोई भी मान्यता लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी जो सोसाइटी बनती है तो उसका ऑब्जेक्ट और रीजन क्लॉज होता है कि किस क्षेत्र में काम करेगी, क्यों काम करेगी। और एक बार जब उसका निबंधन हो जाता है उस कार्य के लिए तो कानून विधि सम्मत सारे कार्य को करने में वो सक्षम होती है। और ये लोग जो हैं इनका दायित्व है कि अगर इनके सामने जैसे पुलिस अफसर हो गए या मजिस्ट्रेट हो गए या सर्विस प्रोवाइडर हो गए, इनके सामने में अगर कोई ऐसी घटना घटती है या इनको सूचना मिलती है तो इनका जो पहला दायित्व ये है कि वो बताएंगे पीड़ित व्यक्ति को कि उनको क्या क्या अधिकार हैं, वो किस किस तरह के राहत जो है मजिस्ट्रेट के यहाँ से मांग सकते हैं। तो ये बताएंगे कि भाई आप 5 तरह के राहत जो है कोर्ट से ले सकते हैं। पहला तो एक प्रोटेक्शन ऑर्डर ले सकते हैं धारा 18 के अंतर्गत में। दूसरा रेसिडेंट, घर से संबंधित कि घर में ही रहने दिया जाए तो घर रेसिडेंट्स ऑर्डर जो है वो ले सकते हैं। तीसरा मॉनेटरी रिलीफ का आदेश कोर्ट से लिया जा सकता है। तीसरा कस्टडी ऑर्डर का आदेश लिया जा सकता है। और चौथा और पांचवा जो है कंपनसेशन की क्षतिपूर्ति का आदेश जो है वो ले सकते हैं। साथ में इसका ये भी दायित्व है आपकी ये बताना कि आपको सर्विस प्रोवाइडर की सेवा उपलब्ध है, आप चाहें तो ये ले सकते हैं। उसके बाद लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ एक्ट में डीएलएसए जिला विधिक सेवा प्राधिकार में जाकर के आप वहाँ से मुफ्त कानूनी सहायता ले सकते हैं। या फिर धारा 498 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत में प्रतिवादी के या और उसके संबंधियों के ऊपर में दहेज 498 का मुकदमा भी कर सकते हैं। तो इतना ये दायित्व है इनको करने का। साथ में इनको ये भी पावर दिया गया है सर्विस प्रोवाइडर को कि ये जो है डोमेस्टिक इंसिडेंस रिपोर्ट यानी कि घरेलू हिंसा का एक प्रतिवेदन तैयार करेंगे और उस प्रतिवेदन को प्रोटेक्शन ऑफिसर को, सुरक्षा पदाधिकारी और पुलिस अफसर को अग्रसारित करेंगे ताकि आगे की कार्रवाई हो सके। ये जो आपने बताया उसमें एक और चीज़ जानना जरूरी है और वो ये है कि
जो लोग हैं, आप प्रोटेक्शन की जो बात कर रहे हैं, जी जी एक तो घर में रहने की बात होगी कि वो घर में भी रह सकती हैं, तो घर में रहेंगी, उसी घर में रहेंगी, तो वो उनके साथ थोड़ा कठिन है। जी जी दूसरे की शेल्टर होम की आप बात करें तो शेल्टर होम्स झारखंड के मामले में अगर देखें तो हम लोग सब कुछ फोकस रखते हैं झारखंड को वो करके। जी 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 झारखंड के मामले देखें शेल्टर होम बहुत कम है, जो है उनकी स्थिति बहुत अच्छी जी नहीं जी है। जी तीसरे आप कह रहे हैं कि मॉनिटरी, जी मॉनिटरी इसलिए कि एक तो आप उसको एसेस नहीं करने दे रहे हैं जो बैंक वगैरह है, जी 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 इधर तो थोड़ा बढ़ा भी है, पहले तो और नहीं था, तो जो है वो आप पर डिपेंडेंट है। ये सारी चीज़ें कैसे होंगी, कोर्ट कैसे करे, इमीडिएट रिलीफ चाहिए ही उसको। जी 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 जितना आप विलम्ब करेंगे उसके साथ प्रताड़ना उतनी ज़्यादा जी जी होगी। बहुत अच्छा सवाल है। ये मैंने अभी जितने भी अधिनियम पढ़े हैं अपने जीवन में, मुझे लगता है कि सबसे संपूर्ण अधिनियम ये है। इसमें जब प्रोटेक्शन ऑर्डर कोर्ट धारा 18 के अंतर्गत में करती है, तो कोर्ट को जो मजिस्ट्रेट का कोर्ट है वो उसको यह ध्यान देना है कि उसका जो राइट है शेयर्ड हाउस होल्ड में रहने का, ये डिस्टर्ब नहीं हो। रेसिडेंस ऑर्डर जब पारित कर रही है तो कोर्ट न्यायालय यह ध्यान देती है कि जो प्रतिवादी को शेयर्ड हाउस होल्ड जहाँ वो रह रही है उससे उसको डिस्पोसेस नहीं किया जाए या उसका पोजीशन डिस्टर्ब नहीं किया जाए। अब एक ऐसी स्थिति यह भी हो सकती है कि उसको बोले कि भाई घर से निकाल दिया। धारा 17 में एक अधिकार दिया गया है कि उसको घर से नहीं निकाला जा सकता है, और प्रतिवादी को रिस्ट्रेन करेगी कोर्ट कि उसको उसी घर में रहने दिया जाए। दूसरा, अगर यदि उस घर में नहीं रहने वैसे ऐसी कोई सूरत बनती है कि वहाँ घर में रहना कठिन हो, तो कोर्ट उसको डायरेक्ट करेगी प्रतिवादी को कि जिस तरह के शेयर्ड हाउस होल्ड में जिस सुविधाओं के साथ वो रह रही हो वैसा ही घर का उसके लिए व्यवस्था कर दे, रेंट पे, किराए पर व्यवस्था कर दे। नहीं, तो इसमें जो सवाल है वो सवाल ये है कि दूसरे कानून की तुलना में ये अलग कैसे हुआ। महिलाओं के लिए बहुत सारे कानून बने हुए हैं, डायन वाली अलग कानून है, उसमें प्रताड़ना का ही मामला है या इंगित करने का मामला है, दहेज विरोधी अधिनियम जो उसमें भी है, ये क्या नाम है बाल विवाह है उसमें भी है, वो सब अलग अलग हैं। तो इसमें उससे अलग क्या हुआ दूसरे की जब हम प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो ये प्रोटेक्शन उन सबको चाहिए। जी 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 जितने लोगों की हमने चर्चा की वहाँ सबको प्रोटेक्शन चाहिए टू जेड को। इसमें जो प्रोटेक्शन होगा वो प्रोटेक्शन भिन्न कैसे होगा? हाँ, इसमें प्रोटेक्शन भिन्न इसलिए होगा जी, दो तरीके से हम इसको आपको बता सकते हैं। पहला तो इस अधिनियम में जो सामान्य जब हम लोग किस मुकदमे में जाते हैं तो चूँकि कोर्ट में मुकदमे इतने लंबित हैं कि उसको ख़त्म होने में काफ़ी समय लग जाता है, लेकिन इस अधिनियम की सबसे खूबसूरत चीज़ यह है कि इसमें मजिस्ट्रेट के ऊपर यह दायित्व दिया गया है कि जो आवेदन जैसे ही आए वो 60 दिन के अंदर में उसका निष्पादन हो जाना है, 60 दिन के अंदर में। और मजिस्ट्रेट जो है आवेदन मिलने के 3 दिन के अंदर में पहला हियरिंग जो है उसको फिक्स कर देगा। उसके बाद प्रतिवादी को भी सुनना है तो 2 दिन के अंदर में प्रोटेक्शन ऑफिसर को बाउंड कर दिया गया है कि प्रतिवादी को सूचना दे करके, सम्मन दे करके, नोटिस दे करके उसको उपस्थित कर लेना है। एक तो टाइम बाउंड किया गया है, उस टाइम बाउंड के अंदर में काम करना है। दूसरा, जब भी प्रोटेक्शन ऑर्डर, रेसिडेंस ऑर्डर या मॉनिटरी रिलीफ जो भी इसमें कोर्ट पारित करती है तो उसमें एक टाइम फ्रेम दिया जाता है कि इस टाइम फ्रेम के अंतर्गत में ये काम हो जाना है। सपोज आप कहते हैं कि जैसे मॉनिटरी रिलीफ, तो मॉनिटरी रिलीफ में अगर ऐसी स्थिति है कि कोर्ट ने मॉनिटरी रिलीफ का ऑर्डर कर दिया कि भाई इसको इतना पैसा देना है और प्रतिवादी वो पैसा नहीं दे रहा है, आपका कंसर्न यही है, तो वैसे में न्यायालय जो है तुरंत जहाँ भी वो व्यक्ति काम कर रहा है उसके एम्प्लॉयर को, या अगर वो किसी से उससे यदि कोई आदमी ऋण लिया है तो उस ऋणी व्यक्ति को डायरेक्शन देगा कि भैया आप इतना अमाउंट जो है वो या तो डायरेक्टली पीड़िता के बैंक अकाउंट में दाखिल कर दे देंगे, जमा कर देंगे, या न्यायालय में जमा कर देंगे। और जैसे ही न्यायालय में जमा हो जाएगा न्यायालय तुरंत अपने आदेश के द्वारा पीड़िता के अकाउंट में उसको ट्रांसफ़र कर दें। तो इसमें जो ये अलग इस तरीके से एक टाइम फ्रेम दे दिया गया है। और दूसरा, हर एक आदेश को उसका इम्प्लीमेंटेशन हो, उसका कंप्लायंस हो, उसके लिए दायित्व जो है
आज तो बात बस इतनी ही, इसलिए कि समय हमारा समाप्त हो रहा है। लेकिन मैंने जैसा शुरुआत में कहा कि महिलाएं आपकी माँ हैं, बेटी हैं, तो जिम्मेवारी आपकी है कि आप उनकी प्रतिष्ठा रखिए और आप उनको संभालिए, उनके प्रति हिंसा नहीं करिए। कानून की बात में आज बस इतना ही। अगली बार मिलते हैं, किसी और मुद्दे पर चर्चा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।